Hi everyone, this is CA Neha Gupta. I welcome you all on this channel. So recently CBIC ने न्यू गाइडलाइंस रिलीज़ करी है फॉर GST रिफंड्स. न्यू गाइडलाइंस हम सभी को एक्सपेक्टेड थी कि जल्दी ही आएगी. रीज़न बीइंग मेजरली लोगों को पता होगा कि रिसेंटली गुड़गांव में जो GST रिफंड का इशू हुआ उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी. डिस्क्लेमर, मैं कोई नेगेटिविटी नहीं स्प्रेड करना चाहती, ना ही मैं कभी भी अपने चैनल पे नेगेटिव न्यूज़ देना चाहती हूँ. बट यस, मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ जिससे कि आपको वाई क्लियर हो जाए कि क्यों CBIC न्यू गाइडलाइंस लाती है या फिर कोई भी जो नई चीज़ें लाई जाती है, गाइडलाइंस लाई जाती है, उनके पीछे का रीज़न्स क्या होते हैं. तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा रीज़न था गुड़गांव में जो हुआ, मेरे लोगों को पता होगा, गुड़गांव के अंदर GST रिफंड इशू किया जो कि विदिन 48 आवर्स इशू हो गया. CA ने UDN जनरेट कर दिया. CA इन्वर्टेड GST रिफंड जहाँ पर होते हैं वहाँ पर CA के सर्टिफिकेट हो जाते हैं और CA के सर्टिफिकेट में जाता है UDI. तो CA का ये कहना था कि UDN में OTP उन्होंने जल्दबाजी में दे दिया, उनको पता नहीं था. GST डिपार्टमेंट कहते हैं कि CA ने गलती करी है, CA ने चेक नहीं करा, CA ने इंटेंशनली फ्रॉड किया है, फेक रिफंड है. सो दोनों ही वहाँ पर एक दूसरे से फाइट करने लग गए और ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई जिस वजह से CBIC को एक तरीके से न्यू गाइडलाइंस लानी पड़ी. बहुत बड़ा रीज़न था. बाकी जो CBIC गाइडलाइन लाई है उन्होंने उसमें अपने रीजंस दिए हैं कि CBIC न्यू गाइडलाइंस क्यों लेकर आई है. तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें जिससे कि आपको आगे वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहे. सो CBIC के अकॉर्डिंग दो मेन रीज़न थे जिसकी वजह से CBIC न्यू गाइडलाइंस लेके आ रही है. सबसे पहला और बड़ा रीज़न कि अगर GST रिफंड या तो रिजेक्ट होता है या एक्सेप्ट होता है विदाउट स्पीकिंग ऑर्डर हो जाता है. ये कभी भी पर्टिकुलरली डिटेल्ड रीज़न नहीं लिखे होते और ये बहुत बार हम लोगों ने भी फेस किया है कि रीज़न नहीं लिखा होता बट या तो रिफंड रिजेक्ट हो गया या एक्सेप्ट हुआ, जो भी रीज़न थे मेजरली रिजेक्ट ही होता है. रिफंड के केस में तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है जो हमें बतानी पड़ती हैं. तो बिना कुछ पूछताछ के या तो रिफंड रिजेक्ट हो जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट को स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा. तो ये पहली कंडीशन थी जो डिपार्टमेंट CBIC को ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट फुलफिल नहीं कर रहा था. सेकंड कंडीशन जो एक्चुअली में मैंने सबसे ज़्यादा फेस करी है या फिर आप सब ने भी फेस करी होगी, जितने भी कंसल्टेंट्स प्रोफेशनल जो लोग भी रिफंड का काम कर रहे हैं, कि एक GST ऑफिसर की प्रैक्टिस दूसरे GST ऑफिसर से अलग होती है हमेशा. यानी कि सारे GST ऑफिसर्स को क्लियर ही नहीं है कि एग्जैक्टली क्या स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो उन्हें फॉलो करना है. सबके लिए सेम चीज़ होनी चाहिए, सबके लिए सेम स्टैंडर्ड होना चाहिए, बट कोई कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कोई कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहा है, कोई कुछ चीज़ों को फॉलो कर रहा है. तो इसके लिए डिपार्टमेंट चाहता है कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल हो जो कि सब लोग फॉलो करें. तो इसलिए भी CBIC को एक न्यू गाइडलाइंस इशू करनी पड़ी और जो कि बहुत अच्छी बात है. गाइडलाइंस सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, जो एक्चुअली अगर इसको इम्प्लाई करा जाएगा तो बहुत फ़ायदा होने वाला है. तो सबसे पहले कंडीशन है कि जब भी रिफंड रिजेक्ट होगा तो एक स्पीकिंग ऑर्डर देना होगा और स्पीकिंग ऑर्डर में टाइम भी देना होगा कि SSC उसको टाइमली इम्प्लाई कर सके, उसका अगर कोई रिप्लाई पेंडिंग है तो रिप्लाई कर सके. ये सबसे पहली कंडीशन है जो कि फुलफिल करनी होगी. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, एडिशनल डिटेल्स आप GST डिपार्टमेंट को ध्यान रखनी होगी. आप स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा. So additional details will be checked by the GST officer for sanctioning of refunds. First, I'm discussing refund of ITC on account of zero rate supplies. जहाँ पर जीरो रेट की सप्लाईज हो रही है वहाँ पर क्या क्या ध्यान रखना होगा ऑफिसर्स को. वेदर कैलकुलेशन ऑफ टर्नओवर ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज करेक्ट, यानी कि एग्रीगेट टर्नओवर आपकी करेक्ट होनी चाहिए. ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एग्रीगेट टर्नओवर मैच नहीं करती तो GST रिफंड का अमाउंट भी गलत आ सकता है. सेकेंड, वेदर कैलकुलेशन ऑफ नेट ITC इज करेक्ट एज पर द प्रोविजन. नेट ITC में कैपिटल गुड्स का इनपुट तो नहीं है, कहीं ऐसे इनपुट तो नहीं है जो कि इनएलिजिबल थे. इन सब की चेकिंग बहुत ज़रूरी है. थर्ड, नेट ITC शुड नॉट इंक्लूड इनपुट ऑन कैपिटल गुड्स. जैसे कि मैंने अभी आपको पहले एग्जाम्पल में बताया, कैपिटल गुड्स का इनपुट कभी नहीं होना चाहिए. फोर्थ, ITC शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सटेंट रिफ्लेक्टिंग इन GST 2A 2B. बहुत बेसिक सा रूल है, 2A 2B से कभी भी ऊपर रिफंड जाना ही नहीं चाहिए. ऑल्दो मैं एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब भी हम रिफंड अप्लाई कर रहे होते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो वैसे भी वो 2B से ऊपर हम लोग वैसे भी नहीं जा पाते हैं, 2A से ऊपर हम वैसे ही नहीं जा पाते हैं, क्योंकि अगर मैं XYZ अमाउंट उसमें भर भी दूंगी तब भी अल्टीमेटली 3B और 2B को तो देखा ही जाएगा, जो पोर्टल उसको चेक करेगा. नेक्स्ट, सबमिशन ऑफ EBRC/FIRC फॉर सर्विस एक्सपोर्ट्स. ये मैं हमेशा जो भी मेरे क्लाइंट्स हैं उनको भी ये बात बोलती हूँ, अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं ना एक्सपोर्ट्स के केस में, तो FIRC का होना बहुत ज़रूरी है.
या तो आपके पास EBRC हो या फिर FIRC हो। अगर वो नहीं है तो GST रिफंड के बारे में आप सोचिए भी मत। रीज़न बीइंग हम कर भी देंगे अप्लाई, तो कल को कोई इशू हुआ तो सब कुछ रिवर्स हो जाएगा। बेटर है आप FIRC की कॉपी ज़रूर रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द सप्लाई ऑफ SEZ बाय द DTA। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी आपको पता है कि GST रिफंड के लिए एलिजिबिलिटी आ जाती है जो वहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लाई शुड बी फॉर ऑथोराइज्ड ऑपरेशन बेस्ड ऑन LOA। सप्लाई शुड बी क्रॉस चेक विद द SEZ ऑनलाइन पोर्टल। तो SEZ का जो भी ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे भी इसको क्रॉस वेरीफाई करना है। डॉक्यूमेंट शुड बी इंडोर्स्ड बाय प्रॉपर SEZ ऑफिसर। पेमेंट शुड बी रिसीव्ड बाय DTA फ्रॉम SEZ अगेंस्ट सप्लाई, यानी कि जो SEZ में सप्लाई हुई है उसी के अगेंस्ट DTA ने पेमेंट रिसीव करनी होगी। तो ये तो सारी बात थी रिफंड के केस में, जो कि आपको वो डिपार्टमेंट को ध्यान रखना है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि एक्चुअली नीडेड था हम लोगों को, वो है पोस्ट ऑडिट। सो पोस्ट ऑडिट ऑफ रिफंड क्लेम्स बहुत ज़रूरी था। रिफंड तो हो गए, अब उनको ऑडिट भी होना चाहिए कि वो सही भी हुए या नहीं हुए। क्योंकि मैं ये नहीं कहती कि जो कि एक्चुअल रिफंड ले रहे हैं उनका भी ऑडिट करके आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेरा ये मानना है कि अगर एक स्टैंडर्ड चीज़ें सेट हो जाती है ना जब, तो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। अगर सही वालों का भी ऑडिट हो जाता है, गलत वालों का भी ऑडिट हो जाता है, तो एक बार ये चीज़ क्लियर हो गई कि अब ऑडिट होगा तो गलत होने के चांसेस ही अपने आप में बहुत कम हो जाएंगे। तो इसलिए पोस्ट ऑडिट ऑफ रिफंड क्लेम्स बहुत ज़रूरी है। कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, अगर 1 लाख तक का रिफंड है तो पोस्ट ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। अगर 1 लाख से ज़्यादा का GST रिफंड है तो ऑडिट रिक्वायर्ड है। बट वहाँ भी ध्यान रखिए कि अभी के लिए ऑनलाइन यूटिलिटी नहीं है तो ऑफलाइन ही ये ऑडिट होगा, जब तक कि ऑनलाइन इसके लिए सारी सर्विसेज नहीं आ जाती। डिपार्टमेंट ने काफ़ी कोशिश करी है चीज़ों को ठीक करने की। आई एम नॉट श्योर आगे कितनी ठीक होंगी, बट एक्चुअली येस दे मे बी हेल्पफुल फॉर अस जब हम GST रिफंड अप्लाई करेंगे। बिकॉज जो इशू हुआ गुड़गांव में, उसमें हो सकता है CA की भी गलती ना हो सकता है ऑफिसर की भी गलती ना हो सकता है दोनों की भी गलती हो। बट अगर एक का काम दूसरा चेक करता है, दूसरे काम तीसरा चेक करता है, तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाती हैं। क्लाइंट ने आपको डाटा दिया, सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी चेक करने की बनती है, बिकॉज यू आर अ CA। जब आपने चेक करा, आपने सबमिट कर दिया, तो ऑफिसर्स को भी वो रूल्स फॉलो करनी है और डाटा को चेक करना चाहिए। अगर डाटा चेक करे बिना ऑफिसर्स भी उसको रिफंड पास कर रहा है या रिफंड रिजेक्ट कर रहा है तो वो भी गलत है। सो आई होप आपको CBSE की न्यू गाइडलाइंस के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया। वुड लव टू हेल्प यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।